नमस्कार। सभी लोगों को आवाज क्लियर हो रही है? हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सभी दमदार और जाबाज जिद्दी टाइगर को सुधीर चौधरी का दिल से प्यार भरा नमस्कार साथियों। जिस स्टेज पे महागुरु जी पंकज सर दहाड़ रहे हों और उस हॉल के अंदर एक्साइटमेंट की कमी पड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस और नो? साथियों, कुछ भी कहने से पहले मैं आज के दिन के लिए, इस दुनिया में मुझे लाने के लिए मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकी निगाह मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी थी, जो मुझे इस दुनिया में भेजा और दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भेजा। अगर कहीं केन्या वेन्या में भेज दिया होता तो यस या नो? तो बहुत दमदार, अगर आपके हाथों में दम है तो मैं चाहूंगा कि एक दमदार वाली ताली भगवान के लिए होनी चाहिए, जिसकी निगाह मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी थी। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का। इस दुनिया में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज मैं बात करूं तो आप सुन चुके हैं, पिताजी आर्मी में थे तो डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया। आर्मी के बाद आज भी वो दूसरी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लोग एक एक नहीं कर पाते। उनकी मेहनत से आप समझ सकते हैं, तो मेहनत करना मुझे उन्होंने ही सिखाया और अच्छे अच्छे संस्कार दिए। तो मैं चाहूंगा अब तक की जोरदार तालियां मेरे मम्मी पापा के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, मम्मी पापा के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। और आज इस स्टेज पे जो मुझे सम्मान मिला है, या इस ड्रेस कोड में मैं तुम्हें स्मार्ट नजर आ रहा हूं, या दो शब्द मेरे मुख से सुनाई दे रहे हैं, तो मैं सच कहूं, अगर मेरी जिंदगी से उस चीज को हटा दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और उस चीज का नाम है, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां अब हमारी नंबर 1, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप के लिए होना चाहिए। दोस्तों, सेफ शॉप के लिए होना चाहिए। थैंक यू। अगर मैं बात करूं, सेफ शॉप में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। मैं अगर बात करूं तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग आए। इस बात पे मुझे एक बात याद आ रही है, तो इसलिए बीच में बोलना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग यहां तक पहुंच गए, कुछ जुदा हो गए, कुछ गुमशुदा हो गए, कुछ जुदा हो गए, कुछ गुमशुदा हो गए और कुछ खुदा हो गए। कुछ खुदा हो गए और जो बचे थे ना, वो शादीशुदा हो गए। लेकिन जो जुनूनी थे, जो जिद्दी थे, जो दमदार थे, वो एक एक स्टेज पे आते चले गए, सम्मान लेते चले गए और आप लोग उन पे फिदा हो गए। थैंक यू। आज मैं जो कुछ भी बोल पा रहा हूं, जो कुछ भी मैं शब्द पैदा कर पा रहा हूं, इसमें अगर मैं बात करूं, ये सामने फ्रंट लाइन में बैठे हुए मेरे ग्रेट गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं सच कहूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। एक पैकेज लेके मैं भी घर बैठ गया होता। अगर मैं बात करूं, महागुरु जी हरिनारायण चौधरी सर, जानते सारे लोग, हमेशा मैं घर में सबसे बड़ा था, लेकिन इस परिवार में आके बड़े भाई का दर्जा मेरे को महागुरु जी हरीश सर ने दिया। कदम कदम पे, हर कदम पे मेरे साथ साथ बने रहे। मैंने अगर जिस तरह की स्माइल करना चाहिए, उस तरह की स्माइल करना उन्होंने सिखाया। अगर मैं बात करूं, हर बेसिक नॉलेज उन्होंने दी। और वो मेरे गुरुजी हैं, 4 यार वफादार के, वही एक शख्स हैं जिन्होंने मुझे सेफ शॉप का प्लान दिखाया था। मैं चाहूंगा महागुरु जी के लिए एक जोरदार ताली, जोरदार। थैंक यू। आगे जब मैं आगे बढ़ा, मेरी FIM हुई
वैसे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा, मुलाकात महागुरु जी बत्तूराम सर से हुई। मैं कहूं 4 यार वफादार में जैसे देवताओं के बीच में देवों के देव महादेव हैं, वैसे ही 4 यार वफादार के बीच में महागुरु जी बत्तूराम सर हैं। थैंक यू। मैं कहूंगा कि जैसे शरीर के अंदर शरीर को सीधा रखने के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही 4 यार वफादार के लिए रीढ़ की हड्डी का काम किया किसी ने, तो वो नाम है बत्तूराम सर। मैं चाहूंगा जोरदार ताली सर के लिए, जोरदार। थैंक यू। और अभी मैं जिन शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूं आप जानते हैं, नहीं जानते? यस या नो? दोस्तों आज मैं कहूं तो स्टेज पे बोलना क्या होता है, मैं पढ़ाई लिखाई जब तक भी किया, मैं सच बताऊं लास्ट वाली सीट पे ही बैठा, लेकिन यहां पढ़ाई की तो छोड़ो, पढ़ाने वाला बना दिया तो महागुरु जी की देन है। आज मुस्कुराना सिखाया तो सर ने सिखाया। आज जो जोश पैदा दिखाई दे रहा है आपको, वो सारा का सारा अगर कहीं से पैदा हुआ है तो महागुरु जी पंकज सर की वजह से। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार है, जोरदार है क्या? थैंक यू। सारे हनुमान जी बैठे, याद दिलाना पड़ता है। यस या नो? और दोस्तों अगर इसी कड़ी में बात करूं, मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास आज की डेट में मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे भाई के रूप में महाराज जी और उनसे भी थोड़ा सा 2 दिन ज्यादा बड़े रूप में राहुल गुप्ता जी, दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं और इनके पास मुझसे बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझसे पहले ये शादी कर चुके हैं। थैंक यू। अगर मैं बात करूं तो महाराज सर ने जरूर जश्न मनाया है, लेकिन कुछ मस्ती में कमी राहुल गुप्ता जी के फिर भी रह गई है। अभी इन्होंने अपनी फीलिंग के साथ ही शादी की है, और सच कहूं तो इन्होंने मुझे जिद दी काम करने की, और मुझे एक ही चीज लगती थी कि यार मार्केट में जाके, फील्ड में जाके, अगर ये लोग कौन, आप सुन चुके होंगे, मोबाइल रिपेयरिंग करते थे। मैं कहूं स्टूडेंट ही थे, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। और अगर ये लोग कहते हैं कि अगर आदमी के पास खुद का काम हो तो बहुत ज्यादा बिजी होता है, यानी कि उसका टाइम फिक्स रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक टाइम ही नहीं होता है। और इतनी बिजी लाइफ में से अगर ये टाइम निकाल के काम कर सकते हैं, तो मैं तो आरपीएफ वाला हूं, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 16 घंटे फ्री रहता हूं कि नहीं रहता हूं? यस और नो? और 16 घंटे की ड्यूटी में से 8 घंटे सो भी जाऊं तो 8 घंटे हैं या नहीं है? और अगर ये अपने टाइम को मैनेज करके अगर ये डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी डायमंड बन सकता हूं। यस और नो? मैं चाहूंगा, इन्होंने मुझे जिद दी तो इनके लिए एक जोरदार तालियां, दोनों के दोनों टाइगरों के लिए, दोनों सर लोग। थैंक यू। अगर मैं महाराज जी की बात करूं तो एक गाने पे डांस बहुत क्लासिक किया था, तो इन्होंने मेरे को जिद दी कि डांस करना तो थोड़ा बेस्ट और करके दिखाना। थैंक यू। और अगर मैं बात करूं महागुरु जी अजय सर की और महागुरु जी राकेश सर की, जब मेरे को पहली बार सर के दर्शन हुए थे दिल्ली के अंदर, मात्र 80-85 लोगों का प्रोग्राम हुआ था, और उसमें मेरी QSE की रिकॉग्निशन हुई थी। दोस्तों सर लोगों के हाथ से QSE बना था मैं। बात समझ में आ रही है? कोई नहीं, रुक जाओ। सर लोगों के हाथ से QSE बना था, पहली बार दर्शन हुए थे, और सर ने उसमें सम्मान तो होते हुए ही थे, लेकिन ट्रेनिंग दी थी। और उस प्रोग्राम के बाद मैंने बत्तू सर से एक बात ही कही, मिनी सर जी इतनी बढ़िया तरीके से बोल रहे थे, इतनी शानदार बातें बता रहे थे, और इनके बताने के कॉन्फिडेंस से तो ऐसा लग रहा था मात्र 5% ही बोले, तभी तो बहुत कुछ भरा पड़ा था। तो सर ने बोली कि हिंदुस्तान के, मैं कहूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अगर नंबर 1 कोई स्पीकर हैं तो उनका नाम है महागुरु जी अजय पंडित।
जोरदार तालियां। थैंक यू। और दोस्तों, तब से लेके आज तक सर से मिले भी थे। शुरुआत में जब मिले थे तो सर को भी बिलीव नहीं था। जिस तरीके का हमारा बात करने का तरीका रहता था हमारी और मैडम का, तो सर को भी कहीं ना कहीं ये लगा था इन्होंने लव मैरिज की है, मस्ती मस्ती में ज्वाइन हो गए, कुछ दिन कह देंगे फिर निकल लेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं सर, क्यूएसी का बेल्ट भी आप ही ने पहनाया था और आज डायमंड भी आप ही ने बनाया है। और स्टेज के माध्यम से वादा है सर, आने वाले समय में मुझे पूरी गारंटी है कि आप तो आगे चलते ही रहेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं सर, आप ही के हाथों से यूनिवर्सल क्राउन मिनिस्टर का बेल्ट भी ये सुधीर पहन के दिखाएगा, गारंटी से पहन के दिखाएगा दोस्तों। थैंक यू। और अगर मैं बात करूं महागुरु जी सत्येंद्र सर की, तो पहली बार मैं जब दिशा में गया और वहां जाके पता लगा, जहां मैं वीडियो के माध्यम से देखता था, सर के लाइव दर्शन हुए और वहां पे हकीकत में बताया जाता है कि सच में सचमुच का एक इंसान और उसके अंदर इंसानियत और उसका क्या पहनावा होना चाहिए, क्या किस तरीके से हाथ मिलाना चाहिए, मुस्कुराहट कितनी होनी चाहिए, बैठना किस अंदाज में चाहिए। ऐसा दिशा गए कि नहीं गए सारे लोग? जाके देखा है, महागुरु जी को सुना है और मैं भी उस दिशा में गया था। जिस दिन दिशा में गया था पहले दिन का सेशन अटेंड किया और बड़ा स्मार्ट लग रहा था मैं। इतनी सेल्फी ली कि उससे पहले कभी नहीं ली। अगर मैं बात करूं तो मेरा ड्रेस कोड क्या था, मैंने वर्दी वाले डीएमएस शूज पहन रखे थे, उसके ऊपर जींस पहन रखी थी, उसके ऊपर हरे कलर की चेक की शर्ट पहन रखी थी, उस पर टाई लगा रखी थी और उस पर ब्लेजर डाल रखा था। स्मार्ट था या नहीं? कुछ कह रहे हैं नहीं, कुछ कह रहे हैं यस। लेकिन मैं बता दूं, मेरी नजर में मुझसे ज्यादा स्मार्ट उस टाइम से पहले मैं कभी लगा ही नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं। लेकिन महागुरु जी की खासियत, देख के मुस्कुरा देंगे और फिर धीरे से अपनी ट्रेनिंग में सबको समझा देते हैं। और जैसे जैसे ट्रेनिंग एक एक घंटा आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे एक एक दिन निकलता गया और लास्ट वाले दिन मुझे महसूस हुआ सबसे बड़ा कार्टून तो तू ही था बे। थैंक यू। उस दिन मुझे सच्चाई पता लगी और सच में अगर जो बंदा नहीं गया हो, अब तो कोरोना गया, अभी दिशा आने वाली है, अगर जो नहीं गया हो, मैं विश्वास दिलाता हूं चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मेरी मैडम का जो डिलीवरी का टाइम चल रहा था उस टाइम में मैं तो गया था, क्योंकि विजन क्लियर कर दिया था सर लोगों ने, अगर नहीं गया हो तो जरूर जाना। और उस ट्रेनिंग के अंदर, उस वर्कशॉप के अंदर जैसे मोटरसाइकिल को खोल के कर देते हैं ना, वैसे पूरा माइंड खोल के रख देते हैं। भाई साहब की जिंदगी इस तरीके से जीनी चाहिए। उस 4 दिन में आपको महसूस करा दिया जाएगा कि आप जो है 4 साल मेहनत कर लो, ये 4 दिन में जो जिंदगी आपने महसूस की है ना, यही जिंदगी 4 साल मेहनत के बाद में पूरी जिंदगी जीने वाले हो, पूरी जिंदगी जीने वाले हो। थैंक यू। ये तो बातों की तालियां थी और इतना सब कुछ महागुरु जी ने सिखाया है, मेरी नींव को मजबूत किया है, तो मैं चाहूंगा धमाकेदार वाली ताली महागुरु जी के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। और साथियों, मैं सच कहूं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, आप सभी जानते हैं, यस या नो? कुछ ही जानते हैं, बाकी सब सेल्फी ले रहे हैं। यस, उसमें भी यस कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं सर का नाम नहीं ले सकता, जिनसे मैं प्रेरित हुआ, जिनके अगर मैं बात करूं तो व्यवहार एकदम कूल, चाहे वो 4 लाख हफ्ते का चेक बन रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आने दे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत कमाना है। चाहे ऑडी की बात हो, चाहे समर्पण की बात हो, समर्पण की बात करूं तो किसी और के प्रति नहीं, अपने दोस्त के प्रति। डायमंड बने तो साथ साथ, क्या आज तुम बनो कल हम बनेंगे। अगर मैं बात करूं तो क्राउन एम्बेसडर बने तो साथ साथ, ऑडी A6 लेके आए तो एक ही दिन साथ साथ। मैं सर का नाम नहीं ले सकता, आज सर के पास जितने अचीवमेंट है मैं कहूंगा
पूरे 1 महीने बोलता रहा हूं तब भी अचीवमेंट पूरे कंप्लीट नहीं होंगे। सर के सम्मान में अगर आज की डेट में मेरे पास कुछ है तो मैं एक ही चीज कहूंगा। क्या तालियां बजाई थी आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा, शायद कम रह गई थी, है ना। दोस्त, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, सर लोगों को चाहे वो वीडियो के माध्यम से सुना, सर ने अगर सजेस्ट किया कि प्रगति सूत्र बुक पढ़नी है तो उसको पढ़ा। और अगर मैं बात करूं, चाहे दिशा की बात आ जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। मैं शुरुआती दिनों की बात करना चाहूंगा, अभी मैं ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट लूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे सारे लोग? मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि सेफ शॉप आने से पहले मैं क्या था और सेफ शॉप आने के बाद में क्या हो गया हूं, जानना चाहेंगे सारे लोग? तो जैसे जिस तरीके से सभी लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं भी कर रहा था। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में लोगों का विजन क्लियर नहीं होता कि जिंदगी में करना क्या है। एक दूसरे को देखते हैं और उन्हीं जैसा बनना चालू कर देते हैं। लेकिन मेरा विजन क्लियर मेरे पिताजी ने पहले ही कर दिया था कि बढ़िया तरीके से पढ़े लिख लो और उसके बाद आपको सरकारी नौकरी करनी है। क्योंकि खुद सरकारी नौकरी में, चाचा जी सरकारी नौकरी में, भाई सरकारी नौकरी में, मौसा जी सरकारी नौकरी में, तो एक ही चीज दिखती थी, सरकारी नौकरी। और पढ़ता चला गया। आज पढ़ाई लिखाई कोशिश बहुत की पढ़ने की, लेकिन कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाया। जो एक बेस होता है हाई स्कूल 10वीं पास, जानते सारे लोग? 10वीं पास में करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन कुछ नंबरों से फेल हो गया। अब कुछ से हो चाहे ज्यादा से हो, फेल तो फेल ही है। फिर मैंने दूसरी बार थोड़ी सी और कोशिश बढ़ाई तो मैं पास हो गया। दूसरी बार में 3rd डिवीजन पास हुआ भाई साहब। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़ दिया इसलिए ताली बजा रहे हो, है ना? अरे 3rd डिवीजन भी पास हो जाता और ऐसे ही हो जाता तब भी सही था। उसमें भी 3 नंबर का ग्रेस था। हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा यार हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारा क्या होगा? अरे बस नजरिया चेंज करो कि इतने से पढ़े लिखे व्यक्ति यहां से कामयाब हो सकते हैं, तो तुम तो पढ़े लिखे हो, धुआं उठा सकते हो। यस या नो? तो साथियों, इतना सही पढ़ा लिखा था और इतने से पढ़े लिखे लेके क्या होता है? सरकारी नौकरी की तलाश में था और सरकारी नौकरी तलाश करने लगा तो मेरी सरकारी नौकरी लग गई आरपीएम में सरकारी नौकरी लग गई और वहां मेरी कीमत लगाई गई कि आप कमा सकते हो 8,000 रुपया महीना। और मेरे को पहली जो पेमेंट मिली वो मिली 7,552 रुपए। वो भी पूरी नहीं थी, टीडीएस काट गई थी वो भी। उस पढ़ाई लिखाई पे मेरी कीमत लगाई गई कितनी? 8,000 रुपया महीना। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आगे बढ़ती भी गई कीमत, थोड़ी थोड़ी और बढ़ी, बढ़ती चली गई, जिंदगी चलती जा रही थी। सिंगल था तो 8,000 रुपए भी बहुत था। फिर आगे सिंगल रहा तो पेमेंट और बढ़ी, जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। पैसा आता था 1 तारीख को और पहले टाइम पे खूब मस्ती किया। मूवी का कोई फर्स्ट शो छोड़ा नहीं, अगर फर्स्ट छूट भी गया तो सेकंड शो में मूवी देखी और जो बचा पैसा है वो घर भेज दिया फिर। लेकिन सबसे बड़ा पंगा मैंने क्या लिया कि 2012 में शादी कर ली। 2012 में शादी कर ली। अगर शादी की होती तब भी ठीक था, उससे भी बड़ा कहते ना महापंगा ले लिया कि मैडम को साथ रख लिया। बात समझ में आ रही है? पहले पैसा आता था, मेरे पास रहता था, मैं फुल एंजॉय करता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब भी पैसा आ रहा है, लेकिन अब पैसे को खर्च करने वाली वो मशीन जुगाड़ मेरे साथ था। और थैंक यू। और जो हर नौकरी वाले के साथ होता है वो मेरे साथ होने लग गया। हर 1 तारीख को, हर नौकरी प्राइवेट या सरकारी कोई भी क्यों ना हो, 1 तारीख को पैसा आता जरूर है, बड़ी मुश्किल से 25 तारीख तक चलता है। यस और नो? और 25 तारीख के बाद में एक लिस्ट बनना चालू हो जाती है कि अगली 1 तारीख को जो पैसा आएगा उसमें से इतने दूध वाले को देने, इतने राशन वाले भैया को देने, और बच्चों की ट्यूशन फीस की अभी हो गए भाई ट्यू। यस और नो?
यानी कि आने वाली सैलरी का भी हिसाब पहले से लगा रहता है। सही है कि नहीं? और ऐसा ही सब कुछ चल रहा था, चलता चला गया, चलता चला गया। सपने जिंदगी में बहुत बड़े थे, हमेशा से सपने बहुत बड़े थे। नौकरी करने का तो सपना ही नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में मैं नौकरी में चला गया। मैं स्पोर्ट्समैन था और स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आरपीएफ की भर्ती में गोला फेंक मांग रहे थे, इसलिए मैं उसमें धोखे में चला गया। मैंने कहा यार रेलवे वाले बताते हैं कि ये स्पोर्ट्स कराते हैं, और मैंने कहा स्पोर्ट्स में पड़े रहेंगे, प्रमोशन लेते रहेंगे। इस चक्कर में धोखे में चला गया। पता चला कि सुधीर तो स्पेशल फोर्स में चला गया, और वहां पे ना तो कोई खेल कूद ना कुछ ना। इस तरीके से सपने बहुत बड़े थे कुछ करने के जिंदगी में, लेकिन पैसा आता था, खर्च हो रहा था, आ रहा था, खर्च हो रहा था, तो सपने तो दूर दूर नजर नहीं आ रहे थे। वही रेलवे क्वार्टर की जिंदगी। अगर मैं बात करूं आरपीएफ की नौकरी की, तो मैं ये नहीं कहता कि आरपीएफ की नौकरी बुरी है। अगर बेल्ट की नौकरी में अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 अगर कोई नौकरी है तो वो आरपीएफ की नौकरी है। यस नो? बहुत सारे आरपीएफ वाले होंगे यहां। अगर बेल्ट की नौकरी में देखा जाए तो आरपीएफ की नौकरी नंबर 1 है, लेकिन बात तो सपने पूरे होने की आ रही थी, आरामदायक नौकरी की बात नहीं आ रही थी। और लखनऊ से पोस्टिंग दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद में मैं जिम कर रहा था, और जिम करते करते शरीर थक गया था, तो मैं बाहर थोड़ी सी हवा लेने के लिए बाहर निकला। मुझे नहीं पता था कि वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। तो वहां मैंने देखा 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें एक धर्मेंद्र भाई भी थे, और धर्मेंद्र भाई बात कर रहे थे, तो मैंने उनको छेड़ दिया। मेरी भाई क्या है, आपस में एक दूसरे की चुगली कर रहे हो, कुछ हमें भी बताओ। तो सर ने एक ही बात बोली कि अगर आपके पास आधे घंटे का समय हो तो आपको भी बताएंगे। और उस दिन की जिम खत्म की, और धर्मेंद्र भाई के साथ में मेरी की ऐसी बात है आधे घंटे की, तो चलो चलते हैं। और इन्होंने जाके ले जाके बिठा दिया मुझे महागुरुजी हरि नारायण चौधरी साहब के पास में, और उन्होंने दी मुझे सेब सब की जानकारी। थैंक यू। और महागुरुजी ने जब जानकारी दी और मुझे बताया कि सुधीर जी आप यहां से कोई भी एक पैकेज लेते हो, और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आप यहां से लाखों रुपया महीना कमा सकते हो, लाखों रुपया महीना कमा सकते हो। और सर बोलते जा रहे थे, हर पैकेज पे बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही सेकंड प्लान आया, और तब भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही बताया कि आप यहां से कमा सकते हो 50 लाख रुपया। यस नो? और मैंने देखा यार 50 लाख कहां से आ गया, क्योंकि तब तक तो माइंड अपना रहता ही नहीं है प्लान के अंदर। यस नो? और मैंने देखा, दोबारा से गुणा भाग लगाया तो देखा कि 50 लाख तो पूरा है। और मैंने सर से बोला कि क्या करना पड़ेगा? बोले इसमें से कोई भी एक पैकेज लेना है, और उसके बाद में जैसे हम कहें वैसे करते चले जाना। मैंने कहा ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ जाता है, लेकिन अपने दिमाग में कोई सवाल नहीं आया। एक ही बात आई, क्योंकि सर ने बोला था आप आज शुरुआत करते हो तो कल कोई भी शुरुआत करेगा वो आपके नीचे ज्वाइन करेगा। मैं काम करूंगा, आप भी काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, और आपको सीनियरिटी का बेनिफिट मिलेगा। जितने भी लोग नीचे आएंगे वो आपके लिए काम करेंगे। मैंने कहा सर अब तक जितने भी ज्वाइन हो गए हो ठीक है, लेकिन आप कोई मेरे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अभी फिलअप करो उस फॉर्म को। और फॉर्म फिलअप किया। दूसरे दिन एफआईएम हुई, और एफआईएम में ट्राइपॉड के बारे में बता दिया, ट्रिपल आईडी, ट्रायंगल, कौन सी भाषा समझ रहे हैं, 3 आईडी के बारे में बताया। तो मैडम भी साथ थी, तो फिर मैडम ने बताया कि जब डायमंड बनना ही चाहते हो तो दमदार वाले बनो ना, 3 आईडी पे बनो। और मैडम ने 2 लगवा दी। मैंने बहुत बढ़िया। और उस टाइम पे इत्तेफाक से मेरा दोस्त आया हुआ था, वो इतना अंधा विश्वास करता मेरे पे कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें, तू ये बता करना क्या है। मैंने हैप्पी फैमिली पैक ले दे, मैडम के लिए साड़ियां, तेरे लिए सूट 8,737 रुपए का है। तो वो पॉकेट में लेके ही बैठा था, ले भाई। यानी दूसरे दिन में क्यूएसी बन गया था। दूसरे दिन में क्यूएसी बन गया था। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज देखी
कि जिस तरीके से ये मुझे कन्विंस करते हैं, फाइल पलटते हैं, सामने वाले को पैकेज दिखाते हैं, ज्वाइन कराते हैं, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? मैंने बोला इसमें क्या है, इसे तो मैं भी कर लूंगा, इसको तो मैं भी कर लूंगा। और अकेला फोल्डर और अपनी डायरी लेके निकला। तो जितने भी मेरे खास लंगोटिए यार थे, जितने भी दोस्त थे, जितने भी मेरे शुभचिंतक थे, सबने मुझे ज्ञान देना चालू कर दिया। क्योंकि अपने वाले जानते हैं पहले से ही, जैसे पापा जी बता के गए कि सबसे कम पढ़ा लिखा। और सही बात है, मेरे छोटे छोटे ना वो ज्यादा पढ़ गए, इसलिए वो घर ही हैं। थैंक यू। तो हमारे वाले, अपने वाले जो खास लंगोटिया यार होते हैं, वो हमारे बारे में ज्यादा जानते हैं। यस एंड नो? तो मुझे बोलते थे, अरे तू कहां फंस गया, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, कितनी आई और कितनी गई, ये चैन सिस्टम होता है। और किसी ने तो सीधा बोला, ये कंपनियां ना दुबई भाग जाते हैं, दुबई। मैंने यार ये बड़ा एक्सपर्ट आदमी है, इसको तो ये भी पता है कहां भाग जाती हैं। यस या नो? आपको मिलते हैं ऐसे लोग? कितने लोगों को मिलते हैं? मुझे मिले थे तो मैं यहां हूं। अगर आपको मिले हैं तो अगले आने वाले समय में आपका स्टेज है, ये आपका स्टेज है दोस्तों, आपका स्टेज है। थैंक यू। और जब अपने वाले लोग इस तरीके से बोलने लगे, बोले किसने टोपी पहना दी तेरे को? अच्छा मैं समझ गया तू दो बनाने घूम रहा है, तू समझ रहा है मैं बन जाऊंगा, मैं बनने वाला नहीं हूं। बोलते हैं कि नहीं? यस या नो? और दोस्तों इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था। और ऐसे टाइम पे बड़ी गुस्सा आ रही थी, किसके ऊपर? मैडम के ऊपर। मैंने कि एक आईडी से ज्वाइन किया था, ये बोली 3 दिन कर लो, 3 दिन खाम का 29,000 रुपए लगवा दिए। यस या नो? और अब मैं इनसे बोलूं और ये बोले तुम तो समझदार थे। अरे मैंने कहा यार, मैं चलो इनसे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अब ऐसे चेहरे पे अगला चेहरा कौन सा नजर आता है? अरे अपलाइन तो सम्मानीय शब्द है, मुझे किसने फंसाया था। यस या नो? आता है? मुझे भी याद आया। अब वो देख रहे थे मेहनत तो कर रहा है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से मेहनत करेगा तो गारंटी से डायमंड बन के दिखाएगा। वो मुझे ढूंढ रहे थे और मैं उन्हें ढूंढ रहा था। और एक जगह मुलाकात हो गई महागुरु जी बद्दूराम सर से। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू। और सर से मुलाकात हुई, मैंने कहा सर, अरे मैं आपको ढूंढ रहा था। बोले मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कहा अजीब आदमी है। मैंने कहा सर वो पैकेज रखें घर पे, वो पैकेज रखें घर पे, उनको ले जाना। अरे कुछ कम ज्यादा हो के पैसे वापस हो जाए ना, तो पैसे वापस करवा देना मेरे। तो आपको भी बोलते होंगे, बोलते हैं। तो महागुरु जी की खास बात है, एक ही बात बोलते हैं, और बताओ। हेलो, सर के पास जाके बैठ जाओ, एक ही बात बोलेंगे, और बताओ। और सर ने जैसे ही बताया और बताओ, मैंने और क्या बताऊं, पैसे वापस करवाओ। तो सर ने बोला कैसा करते हैं यार, रोड पर खड़े होकर कुछ नहीं हो सकता, हम बैठ के बात करते हैं। मैंने बोला बैठ के नहीं बात करूंगा, एक बार बैठा था 29,000 लगे थे। यस या नो? तो मैडम साथ में नहीं बोली ऐसा है, पैसे तो मैं ही दूंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी, चलो बैठ के बात कर लो। तो सर ने बोला कि टाइगर साहब एक बात बताओ, मैंने ये कहा था जैसे हम कहते हैं वैसे करते चले जाओ, आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। क्या आपने ज्वाइनिंग लेने के बाद, क्यूएसी बनने के बाद हमसे टच रखा? मैंने कहा ना, मैं तो तुम जो बताते थे वो मैं बताते जा रहा हूं। तो बोले आज के बाद जब किसी काम को अगर 8 लाख महीने कमाने हैं, अगर जिंदगी बदलनी है, सपने पूरे करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस काम को बढ़िया तरीके से पहले सीखना पड़ेगा। यस या नो? सर ने बोला कि सीखना पड़ेगा। तो मैंने एक ही बात बोली, इसमें क्या सीखना है?
मेरा दिमाग काम करना चालू हुआ। मैं इसमें क्या सीखना है, तुम फोल्डर खोल के दिखाते हो, मैं भी फोल्डर खोल के दिखाता हूं, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है। तो बोले ऐसा करो 2-3 महीने और घूम लो। मैंने कहा सर गारंटी से आज मैं लिख के देता हूं, आप जैसा कहोगे सुधीर वैसा ही करेगा। और थैंक यू, अभी तो कुछ किया थोड़ी है। 3 महीने तक अपनी दिमाग को लगाने की वजह से 3 महीने तक मेरे साथ कोई टीम नहीं बनी, मैं क्यूएसी का क्यूएसी रहा। और 3 महीने तक मुझे बहुत सारे इधर उधर की कुछ भी बोलने वाले बहुत सारे लोग मिले, और 3 महीने तक मेरे साथ कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। और 3 महीने के बाद मैंने सर से कमिटमेंट किया, सर जैसे कहते गए मैं वैसे करता चला गया। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, 1 साल पूरा होने के बाद पीछे मुड़ के देखा, तो मेरी टीम का साइज 125 लोगों का हो गया था दोस्त, 125 लोगों का। थैंक यू, आपकी तालियों से मुझे पता चल रहा है 125 की कोई टीम ज्यादा नहीं है, यस एंड नो। लेकिन मुझे सर ने रगड़ रगड़ के बढ़िया तरीके से समझा दिया था कि सिस्टम के प्लान को समझो। प्लान में बोला जा रहा है 1 साल में 10 लोग भी आते हैं तो आप 4 साल में डायमंड बन जाओगे, यस एंड नो, यस एंड नो। और मुझे वही बात याद आई, मैंने 1 साल में 10 ही लाने थे, 125 आ गए, 2 साल से भी ज्यादा का काम हो गया, यस एंड नो। और ये काम करना मेरे लिए जरूरी नहीं, मजबूरी हो गया। अब तो मैं मना भी नहीं कर सकता, और काम करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। और जहां 2 लोगों की बात करते हैं, मेरे साथ 2 भी आए, 10 भी आए, 100 भी आए, 1000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000। आज आपके सामने खड़े हुए शख्स के साथ पूरे के पूरे 14,000 लोग हैं, 14,000 लोग। थैंक यू। आज हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में अपना जो परिवार है वो काम कर रहा है। बस किस बात की वजह से, सर ने जैसे बोला वैसे करता चला गया, अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना दिमाग न लगाने की वजह से और किसी एक शख्स की बात को मानने की वजह से अगर आपका काम चलने की बजाय दौड़ता हो तो माननी चाहिए कि नहीं, माननी चाहिए कि नहीं। और बाकी नहीं मानेंगे तो फिर और घूम लेना है ना। तो दोस्त, अगर मैं बात करूं शेपसोम में आने के बाद, जहां मैं सरकारी नौकरी से सन 2007 में भर्ती हुआ था और 2007 से लेके 13 अगस्त 2020 तक 14-20 साल तक, मतलब 13 साल 13 महीने नौकरी को कर लिया, 13 साल 13 दिन। कोई महीना मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया सरकारी नौकरी से कि जिस महीने 1 लाख रुपए पेमेंट आई हो। सरकारी नौकरी से कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस महीने 1 लाख रुपए महीने की इनकम आई हो। अरे 1 लाख छोड़ो, आधा लाख भी नहीं आया। आधा लाख समझ रहे, 50,000 भी नहीं आया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सिस्टम में बोधन है, उस दिन विश्वास किया था, उस दिन भरोसा किया था, उस दिन एक पैकेज लेने की वजह से, उस दिन डिसीजन लेने की वजह से आज आपके सामने खड़ा हुआ लड़का हर महीने का लाखों रुपए कमाता है। दोस्तों, हर महीने लाखों रुपए कमाता है, हर महीने लाखों रुपए। जिंदगी को जिंदगी बनाने शादी हुई थी, बहुतों की होती है, कुछ अभी इंतजार में होंगे। ब्रांड क्या चीज होती है समझ में नहीं आता था, ब्रांडेड चीजें क्या होती है मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब लाखों रुपया आने लगा और लाखों रुपया महीना, लाखों रुपया सप्ताह कमाने वाले लोगों के साथ में रहने लगा, तो बताया। और शादी में पीले कलर की घड़ी मिली थी, घड़ी, पीले कलर की घड़ी हर किसी को मिलती है, मुझे क्या स्पेशल मिली थी, जैसे नो, पीले कलर की घड़ी मिलती है और हम उसे बड़े प्यार से पहनते हैं, और जब तक पहनते रहेंगे, जब तक पहनते रहेंगे, जब तक पीले से सफेद ना हो जाए। यस नो,
क्योंकि इसमें मैडम का प्यार भी तो छुपा रहता है। और ब्रांडेड चीजों के बारे में समझ में आया तो महागुरु जी लोगों ने बताया कि टाइगर साहब अब आप आगे बढ़ गए हो। तो आज लाखों रुपए आने की वजह से आज टाइम देने के लिए जो आपके सामने खड़ा टाइगर है, टाइगर तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्री से लग गया होगा। जैसे नो राडो ब्रांड, राडो 1,74,000 रुपए की घड़ी है दोस्तों, 1,74,000 रुपए। मुझे लगता है सबकी कलाई में है, इसलिए हाथ उठाई नहीं बजाने के लिए। थैंक यू। जहां नौकरी करता जा रहा था, रेडमी का फोन आया था, रेडमी का फोन। और मुझे 3 महीने तक सोचना पड़ा था कि फोन लूंगा तो मेरा सारा का सारा अकाउंट का जो सिस्टम है ना गड़बड़ा जाएगा। और 3 महीने तक सोचना पड़ा था लूं या ना लूं। लेकिन आज शेफ शॉप की वजह से, ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से, इन लोगों की गाइडलाइन की वजह से जैसा कहते चले गए वैसा करता चला गया। आज मैं बता दूं हिंदुस्तान का सबसे महंगा ब्रांड एप्पल का आईफोन 11 प्रो मैक्स 1,32,000 रुपए में आप लोगों से होती है। हेलो 1,32,000 की पड़ती है सब। और अगर मैं बात करूं तो जहां कभी अकाउंट में सरकारी नौकरी से 1,00,000 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, वहां पे 1,74,000 ये, 1,32,000 ये, आज 3,00,000 रुपए में सुधीर का बैलेंस बनता है दोनों हाथों का। 3,00,000 रुपए में बैलेंस बनता है साहब। किसकी वजह से? शेफ शॉप की वजह से, शेफ शॉप की वजह से। थैंक यू। जहां सरकारी नौकरी से मैंने कभी नैनो गाड़ी की भी नहीं सोच पाया, जहां मैं नैनो की तो छोड़ो सेकंड हैंड के बारे में सोचता था कि यार कोई बात नहीं, धो पहुंच के बढ़िया रखा करेंगे। सेकंड हैंड का भी जुगाड़ नहीं हुआ, वही दहेज मार का अपाची चल रही थी। हेलो। लेकिन मैं बता दूं, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहली गाड़ी दिखाई दी तो स्विफ्ट डिजायर दिखाई दी। कोई कार जाती थी तो हमें ये लगता था यार इसकी क्या जिंदगी है, इसके पास है कार और हम है बेकार। अरे बिना कार बेकार ही तो हुआ। यस नो। और उस दिन मैंने शेफ शॉप ज्वाइन कर चुका था, पहली गाड़ी देखी तो महागुरु जी हरी सर साथ में थे और महागुरु जी पंकज सर ने भी डिसीजन ले रखा था कि भाई स्विफ्ट वीडियो लेंगे, वीडियो। तो हमने भी उंगली कर दी, जब इनकी आएगी तो हमारी भी आ जाएगी। और भरोसा करें सपना स्टार्ट किया तो स्विफ्ट डिजायर से चालू किया, लेकिन जब काम करने लगे, पैसा आने लगा तो स्विफ्ट डिजायर छोटी लगने लगी। आगे और काम किया और पैसा आया, और काम किया और पैसा आया, डिसीजन चेंज हो गया। स्विफ्ट डिजायर छोटी थी, थोड़ा बड़ा सोचा तो ब्रेजा के बारे में सोचा कि ब्रेजा लेंगे। लेकिन ब्रेजा तो मेरे डिपार्टमेंट का बदला लिया था। अरे मैंने की सर ये क्या हो गया? तो बोले तुम उससे बड़ा करके दिखा दो। अब मैं बड़ा सोच ही रहा था तो मैंने क्रेटा के बारे में सोचा और क्रेटा महागुरु जी हरी सर ले आए। मैंने कहा गुरु जी ये क्या कर दिया, इसको तो मैं लेने वाला था। तो सर ने एक ही बात बोली कि बाप का सीना जब चौड़ा होता है जब बेटा 2 कदम आगे करके दिखा दे। यस नो। अरे मेरी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज सर से भी आगे बढ़े और इसमें मेरा कोई वजूद नहीं था। जिद इन्होंने दी, धक्का इन्होंने लगाया और आज आपके सामने खड़ा हुआ शख्स 22 लाख रुपए की जीप कंपास। जहां सरकारी नौकरी करते करते मैं रेलवे क्वार्टर में रहता था, छोटी बच्चियां थी। इत्तेफाक से उसी क्वार्टर के पीछे पीपल का पेड़ भी था और वहां पे चींटे ज्यादा थे। कभी चींटा बच्ची को खाता था तो कभी बच्ची ही चींटे को खा जाती थी। अब बच्ची होके जाने। यस नो। और दोस्तों आज शेफ शॉप जिंदगी में आने की वजह से, महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से, दमदार धमाकेदार एजुकेशन के मामले में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, और मैं कहूं तो टीम की अगर बात करूं तो हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम रॉयल ड्रीमर टीम की वजह से आज ये शख्स आपके सामने खड़ा है। तो 60 लाख रुपए का गणपति वर्ल्ड में अपार्टमेंट बुक करके खड़ा है दोस्तों। 60 लाख रुपए का दोस्तों।
यू। क्या लगता है जिंदगी बदलती है? अचीवमेंट आते हैं, डायमंड बनते हैं। पड़ेगा। कमिटमेंट के ऊपर एक बात बताना चाहूंगा, जानना चाहते हैं? मैं सेफ सब में ज्वाइन हुआ। मैं ऐसा नहीं कि सबसे फास्टेस्ट डायमंड बन गया, 5 साल लगे हैं डायमंड बनने में। हेलो, लेकिन महागुरु जी लोगों की ये बात मुझे पता थी, अरे यार 5 की 10 साल भी बन जाएं, 10 साल भी लग जाएं, लेकिन डायमंड अगर बन जाते हो तो खानदान से गरीबी नाम का शब्द गायब हो जाएगा, गरीबी नाम का शब्द दूर हो जाएगा। दोस्तों थैंक यू। इसी बात के साथ, इसी जिद के साथ काम कर रहा था मैं। क्यूएसी बना, लीडर क्लब बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, और मैं बता दूं इस लेवल तक मेरा कोई टारगेट नहीं हुआ था। लोगों के टारगेट होते थे, मेरा टारगेट नहीं होता था। मेरे तीनों के तीनों गुरुओं के टारगेट होते थे। ये जश्न मनाने के लिए कभी गोवा, कभी जैसलमेर, कभी थाईलैंड जाते थे, लेकिन ये टारगेट करने के बाद में ये वहां पे जाके जश्न कम मनाते थे। मुझे फोन करके महागुरु जी पंकज सर को मैंने बार बार देखा कि रोते जरूर थे, रोते जरूर थे। दोस्तों सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी वही शख्स हो जिनके लिए, जिनका टारगेट नहीं होता है ना, आपके भी अपलाइन को दुख होता है कि मेरा टाइगर रह गया है, मेरा टाइगर रह गया है। मैं बताना चाहता हूं कि हम ऐसी ग्रेट मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे जो मुखिया हैं, ऐसे हमारी ट्रेन के जो इंजन हैं, वो सिर्फ अपनी कामयाबी पे खुश नहीं होते, वो आपके लिए दुखी भी होते हैं, आपके लिए दुखी भी होते हैं। आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हो। और मैं देखता था पंकज सर को मैंने कई बार रुलाया है, और मैं पर्ल था, पर्ल, और पर्ल बन गया। तो सर ने जब फिर दोबारा से मेरे लिए इस तरीके से रोया, उस दिन फोन कॉल पे मैंने एक ही बात का कमिटमेंट किया, सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और कमिटमेंट करता हूं कि जो आंसू जो निकल रहे हैं ना, आज के बाद भी आंसू निकलेंगे, आज के बाद भी आंसू निकलेंगे, लेकिन वो आंसू खाना खा लो। मैंने ना सर, कमिटमेंट है, अब टारगेट होके रहेगा। लास्ट दिन में 35 सेल चाहिए थी, 35। नामुमकिन लगने वाला जो लक्ष्य था, मैं कह रहा हूं कि कितने सारे लोग 1 महीने पहले से हथियार डाल देते हैं। 35 नहीं 42 टीडी चाहिए ना सर, अब की बार नहीं, अगले बार की तैयारी करेंगे। लेकिन दिमाग में कभी ये नहीं आया। और दूसरे दिन फिर सुबह हुई, 7 बजे निकल गए बैग लेके, और 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 12 घंटे में 7 ज्वाइनिंग और आ गई। कितनी? 7 ज्वाइनिंग और आई। थैंक यू। और 7 ज्वाइनिंग आने के बाद भी टारगेट पूरा करने के लिए 28 ज्वाइनिंग चाहिए थी। कितनी? 28 ज्वाइनिंग चाहिए थी। और दोस्त महागुरु जी पंकज सर का भी कॉल आया कि टाइगर साहब भूखे काम नहीं होता है, ये कौन सी जिद है, क्या मैसेज देना चाह रहे हो टीम को? मैंने कहा सर अब इसके पीछे कुछ भी हो, मुझे ये पता है कि मेरा टारगेट होगा तो सबसे ज्यादा खुशी भी आप ही को होगी, जैसे नो। और जिद कर रखी थी, सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक लगभग 30 से 35 पेज भर दिए थे। किसी को भी प्लान नहीं दिया था, जिसका भी नाम लिख रहा था तो इतनी सी बात आती थी, बंदे का नाम लिखा, 1 डीडी इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी। यानी कि महागुरु जी माता सर बताते हैं कि आप पॉजिटिविटी का ऑरा बनाओगे तो पॉजिटिविटी का ऑरा बनेगा, अगर आप नेगेटिविटी का ऑरा बनाओगे तो ढूंढ ढूंढ के लोग आपके पास नेगेटिविटी वाले आ जाएंगे। यानी कि जो भी नाम लिख रहा था टीडी काउंट हो रही थी, जो भी नाम लिख रहा था टीडी काउंट हो रही थी। और शाम को 7 बजे के बाद मैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे बैठा था, वहां से खड़ा हुआ, फिर दोबारा से लिस्ट बनाई, फिर दोबारा से कुछ ज्वाइनिंग आई, फिर दोबारा से लिस्ट बनाई, फिर दोबारा ज्वाइनिंग आई, और 11:53 पे लास्ट ज्वाइनिंग सतीश जी ने बोली, महागुरु जी की जय हो, लास्ट डीडी पेमेंट कर दी है।
28वीं डीडी पेमेंट कर दी है। कैसा लगा होगा? और मैं तो हमेशा से जिनकी वजह से हूं, मेरा सीधा कॉल त्रिदेव के पास गया। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, मिस्टर हरिनारायण सर, बद्दूराम सर और पंकज सर। और जैसे ही मैंने हरि सर को कॉल किया, मैं महागुरु जी की जय हो, तो सर बोले आपके बोलने के अंदाज से मेरे को पता लग गया है कि आपका टारगेट हो गया है। पर टाइगर, सबसे पहले अगर कॉल करनी है तो महागुरु जी पंकज सर को करो, क्योंकि सर ने भी खाना नहीं खाया है, बत्तू सर ने भी खाना नहीं खाया है, मैंने भी खाना नहीं खाया है, महागुरु जी बद्दूराम सर की मैडम ने भी खाना नहीं खाया है, और ना आपकी मैडम ने खाया ना खाना खाया है। तो थैंक यू। तब जाके मुझे पता लगा कि मैं सोच रहा था कि मैं अकेला मेहनत कर रहा हूं, नहीं, मेरे साथ इतनी दिव्य दिव्य शक्तियां अगर मेहनत कर रही हैं, जिन्होंने खुद ने खाना छोड़ रखा है, तो मैंने कि यार टारगेट तो होना ही था। मैंने सर को कॉल लगाया, और सर को कॉल लगाया तो मैंने एक ही बात बोली, महागुरु जी की जय हो। और मैं बताऊं, उधर से आवाज नहीं आई, उधर से सिर्फ रोने की आवाज आई। और मैंने एक ही सवाल किया, सर आपने भी खाना छोड़ा हुआ है? तो सर ने एक ही बात कही कि टाइगर, मेरा एक टाइगर फील्ड में भूखा काम कर रहा हो, ऐसा हो कैसे सकता है कि ये पेट के अंदर खाना जाएगा? ऐसा हो कैसे सकता है? थैंक यू। जिद मेरी थी, टारगेट मेरा हुआ। विदेश अगर थाईलैंड घूमने जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन ये अजीब खुशी थी, ये एक अजीब खुशी थी। आज मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं कि एक जिद के कारण कई सारे लोग भूखे मरे। भूखे मरे का मतलब भूखे रहे, और उसी जिद के कारण उसी रात को सभी ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे रो रो के खाना खाया था। दोस्त, रो रो के खाना खाया था। आज थैंक यू। मैं इस बात से इतना बताना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आप और हम बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उस टीम का हिस्सा हैं जिनका मुखिया, जिनका इंजन अपनी कामयाबी के लिए आगे नहीं बढ़ता। आज स्टेज के माध्यम से 4 दिन हो गए महागुरु जी को दहाड़ते दहाड़ते। यस एंड नो, यस एंड नो। किसके लिए? किसके लिए? अरे वो अपनी कामयाबी नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो ये सामने जितने भी बैठे ना, इन सब की कामयाबी के लिए, इन सब की कामयाबी के लिए एक मिशन बना रखा है। थैंक यू। हम और आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। जो कुछ भी होगा आपकी जिद के साथ होगा। आप सारे लोग जिद्दी बन सकते हैं, एक जिद पाल सकते हैं। अभी भी टारगेट चालू है, क्या इस टारगेट में जिद करके दिखाएंगे? पक्का करके दिखाएंगे। अगर जितनी मुट्ठियां मेरे को दिख रही हैं, अगर इन्होंने ही अपनी अपनी मुट्ठी की कसम खा ली, तो मैं विश्वास दिलाता हूं हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर तूफान मच जाएगा। तूफान मच जाएगा दोस्तों, तूफान मच जाएगा। करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे पक्का। अगर आज की डायमंड सिर्फ से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं। जो व्यक्ति जो कुछ ले जाना चाहेगा, आप चाहें तो अपनी बहन के मुंह से आप भी कामयाब भाई के रूप में खुशी के आंसू निकलवा सकते हो। निकलवाएंगे, निकलवाएंगे। आप अगर ले जाना चाहें तो अपने माता पिता के चरणों में डायमंड शिप की ट्रॉफी रख सकते हो। रखना चाहेंगे? रखना चाहेंगे? आज मेरी मम्मी ने बोला मुझे इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी मम्मी को भी इस दिन का इंतजार है। आपकी मम्मी को भी इस दिन का इंतजार है। यस नो, यस नो। और आज मुट्ठी बांध के जाओ कि मम्मी विश्वास करो, दिन कम लगे या ज्यादा करें, लेकिन डायमंड तो बन के दिखाऊंगा। बन के दिखाएंगे सारे लोग। मुट्ठी बांधते हैं तो खड़े हो जाओ एक बार सारे लोग। मेरे साथ 3 बार कमिटमेंट करके दिखाएंगे। करेंगे सारे लोग? कह सकते हैं अपनी मम्मी से, कर सकते हैं अपने पिताजी का सीना चौड़ा। करेंगे सारे लोग?
तो मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, डायमंड।